डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग एक मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये मॉडल पेपर आपका 8वां है, 8th नंबर का मॉडल पेपर है। इससे पहले हम लोग 7 मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र से संबंधित है। इसमें खास बात यह है कि जो आपका बीपीएससी जो टीआरई 3 है, उसमें जो आपके 5 ऑप्शंस वाले हैं उससे रिलेटेड है और एकदम आपके जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी पैटर्न है, उसी पर आधारित है। इससे पहले हम लोग 7 मॉडल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और गुजारिश है आपसे, एक और बात आपसे बता दें, ये बात सही है कि आपका जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम है, जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम है, उस पर स्टे लगा है। लेकिन स्टे को आप ज़्यादा देर तक मत समझिए, क्योंकि अंदरूनी बात यह है कि जो सरकार है वो मान चुकी है कि 5 नंबर का वेटेज मिनिमम और मैक्सिमम 25 नंबर का वेटेज देने के लिए तैयार है, जो कि आपके गेस्ट टीचर हैं या एडहॉक वाले हैं उनको देने के लिए तैयार है। तो ये पेपर जो है आपका टीआरई 3 के एग्ज़ाम लगभग जून के अंतिम सप्ताह में, लास्ट वीक ऑफ जो जून है, उसमें ये संभावना है, इसकी प्रबल संभावना है। सरकार तुली हुई है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम करा लिया जाए। ठीक, चलिए तो ये था। आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का जो पेपर है, मॉडल पेपर वर्ग 2 यानी पेपर 2 है पॉलिटिकल साइंस, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। एक और चीज़, अगर आप पेड पीडीएफ के और आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, अगर आप पेड पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक के साथ व्यापार संगठन का सरोकार नहीं है, यानी किसके साथ, जो आपका डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका संबंध किससे नहीं है? तो व्यापार और प्रशुल्क, व्यापार से संबंधित निवेश, या ज्ञान आधारित उद्योग में निवेश, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संबंध आपका ज्ञान आधारित उद्योग में निवेश से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है? रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इसमें से कौन सा नहीं है? ओएएस यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, आसियान, सार्क, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से इसमें से क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है? तो आर्थिक संगठन तीनों हैं, ओएस, आसियान और सार्क, तीनों ही हैं। आपसे पूछा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न चर्चाओं में से एक ने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में सहायता दी? दोहा चर्चा, उरुग्वे चर्चा, कैनेडी चर्चा, या एक से अधिक, या कोई नहीं। कौन सी ऐसा चर्चा या कौन सा ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ जिससे विश्व व्यापार संघ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना में इसने अपनी अहम भूमिका निष्पादित की? तो था आपका उरुग्वे दौर की चर्चा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विश्व व्यापार संगठन निम्न के लिए नियम बनाता है? किसके लिए? तो जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, इसमें से किसके लिए नियम बनाता है? विश्व व्यापार की व्यवस्था के लिए, या विश्व की तकनीकी व्यवस्था के लिए, या विश्व की निशस्त्रीकरण व्यवस्था के लिए? एक से अधिक, कोई नहीं। तो जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो विश्व व्यापार संगठन है, वो आपका विश्व के व्यापार की व्यवस्था के लिए नियम बनाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर है? इसमें हम लोग मोस्टली क्वेश्चन है जो आपका आईआर का, उससे रिलेटेड इसमें हम लोग क्वेश्चंस को सेट किए हैं। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन किसका परिणाम था? विश्व व्यापार संगठन जो है आपका शुल्क व्यापार की सामान्य संविदा का परिणाम था। इसको बोलते हैं गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्स। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
7 देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995, 96, 97। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विश्व व्यापार के लिए निम्न पर विचार कीजिए। विश्व व्यापार के लिए निम्न पर विचार कीजिए कौन सा कथन नहीं है, यानी WTO के बारे में आपको विचार करना है और इसमें इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देता है, यह आर्थिक वृद्धि को तेज देता है, या अमीरों को गरीबों तथा गरीब को अमीर बनाता है। तो कौन सा कथन सही है? ये स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देता है, बात सत्य है। ये आर्थिक वृद्धि को तेजी देता है, ठीक, और यह अमीरों को गरीब और गरीबों को अमीर भी बनाता है। इसका नकारात्मक पहलू है, ठीक। तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 की आसियान किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा? यूरोपीय विस्तारवाद, साम्यवादी विस्तारवाद, या पूंजीवादी विस्तारवाद? तो जो आपका आसियान है, आसियान ये आपका जो साम्यवादी विस्तारवाद है उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में इसका जन्म या विकास हुआ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, सार्क का नवीनतम सदस्य कौन सा है? जो आपका सार्क है जिसकी स्थापना 1985 में हुई, ठीक। तो इसका जो सबसे लेटेस्ट जो मेंबर है, लेटेस्ट नंबर या नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो है आपका कौन सा है? म्यांमार, बांग्लादेश, ईरान। क्यों कौन सा है? याद रखिएगा, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक। क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ई, कोई नहीं। ये 2007 में दिल्ली कॉन्फ्रेंस में इसको शामिल किया गया 7वें सदस्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सहयोग के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? सहयोग नहीं है, ये सार्क रखिएगा यार, सार्क के उद्देश्यों में शामिल नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है। सार्क के उद्देश्य में से कौन सा शामिल नहीं है? तो महिला युवा तथा शिशु विकास ये सार्क के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय संघ का अंग नहीं है? यानी जो आपका यूरोपीय यूनियन है EU उसका अंग नहीं है, ठीक। तो यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद ये यूरोपीय संघ के अंग है, लेकिन यूरोपीय कैबिनेट इसका अंग नहीं है। ऑप्शन जो यूरोपीय कैबिनेट है वो आपका यूरोपीय संघ का अंग नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। 1992, 93, 94। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई, तो ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा समूह आसियान के वार्ता सहभागी के रूप में है? आसियान वार्ता के सहभागी के रूप में, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, कौन सा आसियान के वार्ता सहभागी के रूप में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो चीन और भारत जो है आसियान के वार्ता सहभागी हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, चीन तथा भारत। क्वेश्चन नंबर 15 है आपको सम्मिलित करना है मार्क्सवादी सिद्धांत। ओहो गड़बड़ हुआ है। इसका देखिए क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इसका आंसर केवल क्वेश्चन है और आंसर नहीं है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चूजा मॉडल, चिकन मॉडल ये गेम थियरी का है, इसी को चिकन मॉडल बोलते हैं। और कैदी द्विधा मॉडल, प्रिजनर्स डायलेमा मॉडल किसमें प्रयुक्त होता है? चिकन मॉडल और कैदी द्विधा मॉडल यानी प्रिजनर्स डायलेमा मॉडल है, किसमें प्रयुक्त होता है? तो ये आपका एक तो सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रयुक्त होता है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो गेम थियरी है, खेल सिद्धांत है, उसमें ये प्रयुक्त होता है, चिकन गेम मॉडल और प्रिजनर्स डायलेमा मॉडल, ठीक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, गेम थियरी का बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? कौन इसमें से कि राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? बहुलवादी, यथार्थवादी, नव मार्क्सवादी, एक से अधिक या कोई नहीं। याद रखिए जब आप संप्रभुता के सिद्धांत को पढ़ रहे होंगे तो जितने भी बहुलवादी विचारक हैं कि संप्रभुता केंद्रीय तत्व पे के विरोधी हैं, यानी उसके सत्य के केंद्रीकरण के विरोधी हैं। तो
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बहुलवाद यानी प्लूरलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 इसको सुमेलित करना है। निर्णय निर्माण सिद्धांत सुमेलित कीजिए। तो ये आपका जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है किसका है? खेल सिद्धांत मार्टिन शुबिक का है। यथार्थवादी सिद्धांत से संबंध मार्गेनथाउ है। व्यवस्था सिद्धांत आपके मार्टिन कप्लान है। और जॉन बर्टन आपके किससे? डिसीजन मेकिंग थियरी से संबंधित है, यानी निर्णय निर्माण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर इसका आपका ऑप्शन होगा, मैच कर लीजिएगा। एक बार फिर बता दे रहे हैं कि निर्णय निर्माण सिद्धांत जॉन बर्टन, खेल सिद्धांत ये आपके मार्टिन शुबिक है, यथार्थवादी सिद्धांत मार्गेनथाउ और व्यवस्था सिद्धांत मार्टिन कप्लान हुए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से यथार्थवाद सिद्धांत का अग्रणी कौन है? निम्नलिखित में से यथार्थवादी सिद्धांत का अग्रणी कौन है? ये स्पिंट है। हैंस मार्गेनथाउ, केनेथ वॉल्ज या EH कार या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा इसमें जो प्रश्न है यथार्थवाद यानी प्रश्न था नौ यथार्थवाद यानी न्यू रियलिज्म का जो थियरी है उससे कौन संबंधित है या उसका प्रतिपादक कौन है या अग्रणी विचारक कौन है? जो न्यू रियलिज्म में नौ यथार्थवाद का अग्रणी सिद्धांतकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा केनेथ वॉल्ज है। केनेथ जोसेफ नाई और केनेथ वॉल्ज नौ यथार्थवाद सिद्धांत के अग्रणी प्रवक्ता हैं। यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक तो आपके हैंस मार्गेनथाउ हुए, लेकिन उसमें जो संशोधन करके नौ यथार्थवाद सिद्धांत आया उसके जनक कौन हुए? केनेथ वॉल्ज और जोसेफ नाई। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस यथार्थवादी सिद्धांत का जनक है? निम्नलिखित में से यथार्थवादी सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? नेबुर, एचकार, मार्गेनथाउ या कोई नहीं? तो रॉबर्ट नेबुर जो हैं यथार्थवादी सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, खेल सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यह सिद्धांत रणनीति को स्वीकारता है? सही है। यह प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को मानता है? सही है। यह शत्रु से जुड़ी सूचनाओं को प्राप्त करता है? तीनों ऑप्शन जो है कथन है ये खेल सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। डी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों फिर मैं बता दूं आपको कि ये जो प्रैक्टिस सेट है BPSC PGT पॉलिटिकल साइंस जो पेपर 2 है उसके लिए है, जिसका एग्जाम बेहद नज़दीक है आपका, और टल रहा होगा तो उसकी चिंता छोड़ दीजिए, लेकिन नज़दीक होगा। इस जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आज हम लोग जो IR से रिलेटेड सेक्शन है क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें IR के क्वेश्चन पर फोकस किया गया है। केवल आपका BPSC की नहीं, अगर आप UP PGT DSSB HPSC RPSC का भी एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र विऔपनिवेशीकरण का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? यानी जो यूनाइटेड नेशन डीकोलोनाइजेशन कमेटी थी उसका प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि बार बार पूछा जाता है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है खासकर आपके लिए क्योंकि इसका जो प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसको? भारत को, यानी आपके देश को नियुक्त किया गया। इस वजह से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। निम्न में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो स्पाइकमैन और जॉर्ज कैनन ये दोनों ही यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, लेकिन जो आपके मार्टिन कप्लान साहब हैं ये व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक हैं, न कि यथार्थवादी सिद्धांत के। तो इसलिए बी राइट आंसर होगा, ये यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मार्क्स के किस रचना में अलगाववाद का वर्णन मिलता है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। यानी जो मार्क्स के विभिन्न सिद्धांत हैं, खासकर जो आपका वर्ग संघर्ष का बात हो या आर्थिक व्याख्या हो, उसी प्रकार जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है या अलगाववाद का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है किस किस बुक में कभी कभी ऐसे पूछता है। उसी प्रकार अलगाववादी जो सिद्धांत है ये आपका किससे संबंधित है, किस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है? इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मनुस्क्रिप्ट में मिलता है। ठीक, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसने फ्रांस की क्रांति की आलोचना की थी? फ्रांस की क्रांति की आलोचना किसने की थी? बेंथम, मेडिसन, बर्क या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो बर्क के द्वारा
फ्रांस की क्रांति की आलोचना की गई थी। याद रखिएगा, बर्क जो है रूढ़िवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, मार्क्स चाहते थे, यानी मार्क्स क्या चाहता था? शासकों की निजी संपत्ति का उन्मूलन, पूंजीपतियों की निजी संपत्ति का उन्मूलन या राज्य की निजी संपत्ति का उन्मूलन? एक से अधिक या कोई नहीं। मार्क्स चाहते थे कि पूंजीपतियों की निजी संपत्ति का उन्मूलन हो, ठीक, ताकि सभी समाज में सभी के पास जो अर्थ है नहीं, मतलब कि आर्थिक पूंजी बराबर हो और किसी प्रकार का भेदभाव न हो, किसी प्रकार का शोषण न हो। इसलिए कहता है पूंजीपतियों की निजी संपत्ति का उन्मूलन किया जाना जरूरी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसका कथन है कि समाज में अपराध होते हैं इसलिए राज्य का अस्तित्व है? यानी समाज इसलिए विद्यमान है क्योंकि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। किसका कथन है? तो ये कथन है आपका, देखिए ऑप्शन, तो ये कथन है आपका हर्बर्ट स्पेंसर का, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, बेंथम ने किस कानूनवेत्ता यानी विधि शास्त्री के विरुद्ध फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक लिखी थी? बेंथम ने किस कानूनवेत्ता यानी जो विधि शास्त्री था उसके विरोध में फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक लिखी? ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आया और यूपी पीजीटी का ही आम सा प्रश्न है, कॉमन प्रश्न जरूर आता है। तो फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो पुस्तक लिखी गई ब्लैकस्टोन की आलोचना के रूप में लिखी गई बेंथम के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ब्लैकस्टोन। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड के गृह युद्ध से जुड़े हुए थे? इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर हुआ इंग्लैंड में, उससे कौन संबंधित है, उस समय में कौन था? हॉब्स व बेंथम, हॉब्स लॉक, हॉब्स मिल या एक से अधिक कोई नहीं। हॉब्स व लॉक दोनों ही इंग्लैंड की गृह युद्ध से संबंधित हैं। इसलिए कहता है हॉब्स का फेमस कोट है कि मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं, क्योंकि जब हॉब्स का जन्म हुआ तो इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रहा था और चारों तरफ जनता आतंक का माहौल था या भय का माहौल था। इस वजह से हॉब्स कहता है कि मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। फेमस कोट है, इसी वजह से आपसे पूछा जाता है कि किसका कोट है। कारण जो मैं बता दिया, बी राइट आंसर होगा, हॉब्स और लॉक। 30, मैकियावली की कौन सी रचना अधिकांशतः गणतंत्रात्मक व्यवस्था के संदर्भ में लिखी गई थी? यानी कौन सी उसकी रचना है, कौन सी पुस्तक है जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या दीक्षात्मक या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बारे में वर्णन करता है? जो उसकी पुस्तक द डिस्कोर्स है, डिस्कोर्सेज, उसमें वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बारे में उल्लेख करता है। द प्रिंस, आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक, पाश्चात्य आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक, उसकी फेमस किताब है द प्रिंस, डिस्कोर्सेज, द आर्ट ऑफ वॉर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा एवं सुधार का अधिकार मिला हुआ है? तो याद रखिएगा, जो आपका डीपीएसपी है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, उस यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व जो है आपको उसको पढ़ना चाहिए। जो कुछ विशेष अनुच्छेद है उसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो किसमें पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की सुरक्षा का एवं सुधार का अधिकार मिला हुआ है? तो अनुच्छेद 48A, 48 तो कृषि से संबंधित है, उसी में एक आर्टिकल शामिल किया गया 48A, उसी में इसका व्यवस्था प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है 32, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। इस उपबंध को कब जोड़ा गया? यानी भारत का जो राष्ट्रपति है, जब तक मंत्रिपरिषद उसको लिखित रूप में आदेश न दे कि, लिखित रूप में सलाह न दे कि आपातकाल लगाया जाए, तब तक राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। किस संशोधन के तहत शामिल किया गया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप ऑप्शन देखिए, तो आपका जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 हुआ, उसी में इस चीज का प्रावधान किया गया। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 33, उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम किस मामले में यह निर्णय दिया कि संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं किया जा सकता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण भी, और आप, मुझे लगता है कि अब तक आपको ये याद हो चुका होगा, बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। उन शंकरी प्रसाद, एक और चीज मैं बता दूं, ये जितने मुकदमे हैं इनको आपको याद करना चाहिए, ये कौन सा वाद कब आया और किस मैटर से संबंधित है, ये भी याद होना चाहिए। कभी कभी दे देता है कि मुकदमे हैं बनाम शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मिनरवा मिल बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इन तभी सभी को दे देगा और कहेगा क्रम से लगाइए, यानी
कौन सा विवाद या वाद पहले हुआ उसके बाद में हुआ। याद रखिएगा, जो संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट दिया गया 1973 का केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में, चूंकि ऑप्शन में है नहीं तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 कि भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस का आदेश या रिट जारी करने का अधिकार किसमें निहित है। भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश या रिट जारी करने का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को है या उच्च न्यायालय को, या उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को है। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो आदेश या रिट होता है, अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी की जाती है और अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट जारी की जाती है, कुल 5, और ये रिट जारी करने का अधिकार दोनों को है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, जिसका नाम बाद में अखिल भारतीय किसान सभा हुआ, की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, जिसका नाम बाद में अखिल भारतीय किसान सभा हुआ, इसकी जो स्थापना हुई 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुई। ये भी आपको बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि अध्यक्षात्मक सरकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कि मंत्रिमंडल के सदस्य जनता के प्रतिनिधि नहीं होते क्योंकि उनके पास क्रांतित करने के लिए कोई क्योंकि उनके पास कार्यान्वित करने के लिए कोई स्वनिर्धारित तथा सुनिश्चित कार्यक्रम नहीं होता है। कथन सही है। मंत्रिमंडल के सदस्य अपने सभी कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये कथन भी आपका सही है, पहला दूसरा सही है। विधायिका ही वास्तविक कार्यकारिणी होती है, बिल्कुल नहीं, ये अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था का उदाहरण नहीं है, या उसकी विशेषता नहीं है। विधायिका ही वास्तविक कार्यकारिणी होती है, गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 भारत में मानव अधिकार संरक्षण कानून किस वर्ष में पारित हुआ, यानी जो मानवाधिकार ह्यूमन राइट कमीशन है वो कब पारित हुआ भारत में। ये क्वेश्चन भी आपका बेहद महत्वपूर्ण है। 1986, 1987 या 1993। भारत में मानव अधिकार संरक्षण कानून 1993 में पारित हुआ, तो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 38 कि राजनीतिक विचारधारा के रूप में रूढ़िवाद निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है। वर्ग, हीगल, ऑक्सफोर्ड या एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजनीतिक विचारधारा के रूप में रूढ़िवाद का जो संबंध है आपका एडमंड बर्क से है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना किस पर बल देती है। किस पर बल देती है, बोल नहीं, इसको बल समझिए, किस पे फोकस करती है। विकास की विकल्प के स्वतंत्रता पर, हस्तक्षेप के न होने पर, या स्वायत्तता पर। तो जो नेगेटिव लिबर्टी है यानी नकारात्मक स्वतंत्रता वो कहती है, उसका मतलब कि आधार यह है कि राज्य द्वारा व्यक्ति के मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो, यानी राज्य के द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। तो ऑप्शन बी होगा, हस्तक्षेप के न रहने पर लेसेस फेयर का सिद्धांत इसी पर आधारित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सर्वप्रथम ज्ञात उदाहरण कहाँ पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, सर्वप्रथम इसका उदाहरण कहाँ पाया गया, ये एथेंस में पाया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कार्ल मार्क्स का नहीं है। देखिए कथन, राज्य बूर्जवा के मामले का प्रबंध करने के लिए कार्यकारिणी समिति है, सही है। पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है, ये कथन भी मार्क्स का है, ये भी सही है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण या शीर्ष चरण है, ठीक, किसका कथन है, ये कथन आपका लेनिन महोदय का है, इसलिए ये मार्क्स का कथन नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये लेनिन का कथन है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी टियर 3 या टियर 4 या एसटेट के एस्पिरेंट हैं, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप पेड पीडीएफ के लिए आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तमाम आपको इसमें प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, या जो एमसीक्यूज
टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेगा, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, खासकर बीपीएससी टियर 3 की जो मॉडल पेपर वो मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए और एक और मैं बात बताता हूँ कि अब आप थोड़ा-सा भी नेगेटिव ना हो, क्योंकि जो आप स्टेक का बार-बार दिमाग में आ रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा, बिल्कुल नहीं। आपका ये मान लीजिए कि जून जो लास्ट है, लास्ट वीक ऑफ जून उसमें एग्ज़ाम होना सुनिश्चित है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा होगा जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा ये, ठीक? आपको घबराना नहीं है। थोड़ा जो कसर रह गई है आप उसको पूरा कीजिए, आप पढ़िए, ठीक? रिवीजन पे फोकस कीजिए। जीएस का जो सेक्शन है उस पे भी आप ध्यान दीजिए। 42 तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में जो राजनीतिक दल होते हैं कैसे होते हैं? तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो राजनीतिक दल हैं शक्तिशाली संगठन है, मूलभूत सिद्धांत पर आधारित संगठन है या व्यक्तित्व प्रधान संगठन है। तो तृतीय विश्व के जितने भी देश हैं उनमें जो राजनीतिक दल है अधिकांशतः व्यक्तित्व प्रधान संगठन है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। व्यक्तित्व प्रधान मतलब वहाँ की किसी राजनेता के व्यक्तित्व पर आधारित है, जैसे कि चाइना का हुआ, भारत में भी आप कह सकते हैं, ठीक? या आप ब्रिटेन में नहीं कह सकते, लेकिन जो आपका थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज खासकर अफ्रीकन कंट्रीज हैं उसमें भी ये व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 43 हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही क्या है? तो हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही जो है जनतंत्र की कीमत है, संसदीय जनतंत्र की कीमत है। फेमस क्वेश्चन है, कोट है, तो आपको याद रखना चाहिए हमेशा कि हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा कि जो नौकरशाही है संसदीय जनतंत्र की कीमत है। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कि वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्राधिकार पर आधारित है? जो नौकरशाही की विशेषता की बात करता है, 3 प्रकार के प्राधिकार की बात करता है, ठीक? 3 प्रकार के सत्ता की बात करता है, ठीक? सत्ता अथॉरिटी है, वो उसके प्रकार की बात करता है, 3 प्रकार की बात करता है मैक्स वेबर। पहला करिश्माई, ठीक? और एक तो है करिश्माई और आपका लेजिटिमेट वैधानिक तार्किक सत्ता, और एक परंपरागत है करिश्माई है और वैधानिक तार्किक सत्ता है। तो वो विधिक लीगल रेशनल अथॉरिटी की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा एक किसान आंदोलन नहीं है? इसमें से कौन सा एक किसान आंदोलन नहीं है? खेड़ा आंदोलन और तेभागा आंदोलन ये दोनों ही किसान आंदोलन है। जो तबलीग आंदोलन है उसमें किसान आंदोलन नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि संवैधानिक सरकार के विषय में सही कथनों पर विचार कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो संवैधानिक सरकार वह होती है जिसमें सीमित सरकार का एक रूप है या सीमित सरकार का एक उदाहरण है, ठीक? सही है। संवैधानिक सरकार वह है जिसमें संविधान में सत्ता प्राप्त की जाती है, ये भी सही है। और संवैधानिक सरकार वह है जहाँ सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष होता है, ये विशेषता भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 46 भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या होगा? क्या व्यवस्था की गई? तो 86वां संविधान संशोधन जो है आपका बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो 82वां और 86वां दोनों आपको याद रखना चाहिए। तो भारत का जो 86वां संविधान संशोधन है उसके तहत निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई, जो आर्टिकल 21A में शामिल किया गया और बाद में यही आपका आरटी राइट टू एजुकेशन बना, ठीक? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 47 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता है? कौन सा? तो नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय संसाधन, ये तीनों ही राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं। तो तीनों हैं, तो ऑप्शन ई होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 क्षेत्रीय सदस्यता और समान उद्देश्य के साथ अंतःशासकीय संगठन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? यूएनओ, एनटीओ, नाटो और सार्क या एक से अधिक। तो क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतःशासकीय संगठन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सार्क। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन क्या था? भारत और श्रीलंका का जो समझौते का जो मुख्य प्रयोजन था कि सिंघली और तमिलों के बीच जातीय संघर्ष जो है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, उसको समाप्त किया जाए या उसके बीच समझौता स्थापित किया जाए। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है? कौन सा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण या विवाद का कारण नहीं है या विवाद नहीं है? तो सियाचिन विवाद है, ठीक? सरक्रिक विवाद भी है और क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद भी है, ठीक? ये तीनों ही भारत पाकिस्तान के बीच जो विवाद है, विवाद के प्रमुख कारण है, ठीक? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व में से कोई नहीं, आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक?
51 अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि राज्यों के बीच समान समस्याओं को हल करने के लिए एक साझे मंच पर एकत्रित होना। 52 इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स ये किसकी रचना है और बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है? इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स जो पुस्तक है किसकी है? हेराल्ड जोसेफ लास्की की है। क्वेश्चन नंबर 53 संप्रभुता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सॉवरेंटी है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? कि राज्य की ऐसी शक्ति जो अपने भूभाग पर अपनी आज्ञा कानूनों को पालन कर सके, सही है संप्रभुता के बारे में। अन्य राज्यों के साथ आवश्यकता के अनुरूप लेन देन मैत्रीय लड़ाई कर सके, दोनों कथन सही है तो ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 54 अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये तो कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 नव संस्थावाद न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म किसके अंतर्गत किन संकल्पनाओं में शामिल किया जाता है? एक तो संस्थावाद और व्यवहारवाद में दोनों ही जो नव संस्थावाद को शामिल किया जा सकता है। ठीक, उदाहरण संस्थावाद और व्यवहारवाद में भी दोनों में शामिल है नव संस्थावाद। क्वेश्चन नंबर तो आपका सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। 56 देखिए विश्व में तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता कब पड़ी? यानी जो कंपेरेटिव मतलब कि सिस्टम है या टेक्निक है उसकी उपयोगिता कब बढ़ी या कब उसकी आवश्यकता पड़ी या जरूरत महसूस की गई? तो या तो होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता में वृद्धि हुई या उसकी आवश्यकता महसूस की गई, तो बी राइट आंसर होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 57 है परंपरागत पद्धति के निरीक्षण में किसका अभाव था? जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच था उसमें किस चीज का अभाव था? तो याद रखिएगा उसका वैज्ञानिक पद्धति का अभाव था। क्वेश्चन नंबर 58 प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया गया है किसके द्वारा? प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है, किसके द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? याद रखिएगा ये मॉर्गनथाउ के द्वारा अभिव्यक्त किया गया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत के जनक और उनकी फेमस पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। क्वेश्चन नंबर 59 इनमें से कौन सी किताब रूसो द्वारा नहीं लिखी गई है? रूसो की कौन सी पुस्तक इसमें से नहीं है? तो एसेज ऑन रिलीजन ये रूसो की पुस्तक नहीं है, बाकी कन्फेशन एंड डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी ये दोनों ही रूसो की पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एसेज ऑन रिलीजन रूसो द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, यानी रूसो के द्वारा लिखी गई नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 लॉक के चिंतन को प्रभावित करने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यानी लॉक का चिंतन किससे प्रभावित नहीं है या लॉक किससे प्रभावित नहीं हुआ? तो लॉक जो प्रभावित हुआ आपका 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से प्रभावित हुआ और होकर के दर्शन से भी प्रभावित हुआ, लेकिन वो 1689 की अमेरिकन क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 61 देखिए हॉब्स का राजनीतिक दर्शन किस पर आधारित है? तो हॉब्स का जो राजनीतिक दर्शन है पॉलिटिकल फिलॉसफी वो वैज्ञानिक भौतिकवाद पर साइंटिफिक मॉडलिज्म पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 62 कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सभापति के अतिरिक्त कितने सदस्यों द्वारा गठित होता है? तो उसमें एक सभापति के द्वारा अतिरिक्त 5 सदस्य और एक मिला के कुल सदस्य संख्या 6 हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 63 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1978 में की गई। क्वेश्चन नंबर 64 कि निम्न में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को के पद को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया? सीएजी बोलते हैं इसको। ये दिया था आपका कौन सी समिति? तो पॉल एपल बी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65 भारत के संविधान का मूल दर्शन हमें संविधान के किस भाग में मिलता है? भारत के संविधान का जो मूल दर्शन है वो आपकी प्रस्तावना में निहित है। क्वेश्चन नंबर 66 संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की भावना का क्या अर्थ है?
तो संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्षता की भावना का अर्थ है कि राज्य सभी मतों की समान रूप से रक्षा करेगा, राज्य स्वयं का अपना कोई धर्म नहीं होगा और ये संविधान का आधारिक लक्षण या विधि सम्मत है। ठीक, तो डी राइट आंसर होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 67, कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषणा पत्र के अंतर्गत मूल अधिकारों की मांग की गई? यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में किस घोषणा पत्र के अंतर्गत मूल अधिकारों की पहली बार डिमांड की गई? तो था आपका कराची अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान सभा में किसने कहा कि राजनीति का निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक द्वारा उसी की सुविधानुसार देय है? किसका कथन है? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहते हैं कौन? ये कथन है आपका केटी शाह का। 69 की भारत सरकार द्वारा मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2001 में किस समिति का गठन किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु 2001 में जेएस वर्मा समिति का गठन किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, यह किसका कथन है कि राज्य का निर्माण बालों एवं चट्टानों से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से ही होता है? और क्वेश्चन, ये जो कोट है बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। अरस्तु, प्लेटो या मैकियावली, एक सदी की कोई नहीं। तो ये कोट है आपका किसका? प्लेटो का। 71, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं लोकसभा के? तो 84, ठीक, एससी के लिए, और ये 47 जो है एसटी के लिए आरक्षित है। कुल 131 सीटें आरक्षित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका ये जो 5 ऑप्शंस वाले, जो जैसा कि बीपीएससी पूछता है 5 ऑप्शंस वाले, ये 8वां मॉडल पेपर है। इससे पहले हम लोग 7 मॉडल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से पहले के भी आप मॉडल पेपर देख सकते हैं जिसमें एकदम एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उस पर फोकस किया गया है और जो आपका बीपीएससी का जो सिलेबस है, ठीक, 11th-12th का, उस पर फोकस किया गया है और जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को समाहित किया गया है। आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 72 कि लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है क्योंकि? लॉक को उदारवाद की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने स्वतंत्रता को शासन का सर्वोच्च लक्ष्य माना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, उच्च पद पर प्रोन्नति में सम्मिलित है। तो जब उच्च पद पर आपकी प्रोन्नति होती है, यानी जब प्रमोशन होता है, तो एक तो पद में परिवर्तन होता है, वेतन में परिवर्तन होता है, कर्तव्यों में भी परिवर्तन होता है। तीनों में परिवर्तन होगा, तो डी राइट आंसर होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 74, 73वें संविधान संशोधन में किसकी व्यवस्था की गई है? 73वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1993, 92-93 आपको जरूर पढ़ना चाहिए और बेहतर ढंग से अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि पंचायती राज की सभी संस्थाओं के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है? यानी किस अनुच्छेद में या किस प्रकार की व्यवस्था में साधारण बहुमत से संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 312 जो है, इसमें साधारण बहुमत से आप संशोधन नहीं कर सकते। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है जो कि संघ की लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाए गए निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग रहते हैं, कौन कौन लोग शामिल है? जो इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन का है उसमें किन किन लोगों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, या उस राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं बतौर निर्वाचक गण के रूप में, या इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें कौन कौन शामिल होता है? तो याद रखिएगा, संसद के सभी सदस्य नहीं बल्कि इसमें मनोनीत सदस्य आ जाएंगे, ये भी नहीं है। तो संसद, राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं रहते हैं। संसद द्वारा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, संसद द्वारा, और संसद में भी तो राज्यसभा और राज्यसभा मनोनीत सदस्य हैं, तो उसके बाद तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, 3 लोगों से मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन का निर्वाचक मंडल बनता है। तो ऑप्शन ई होगा, कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि सतत जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, सही है। कानून स्वतंत्रता का निषेध करते हैं, कानून स्वतंत्रता का निषेध करते हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपकी स्वतंत्रता में इजाफा होता है। कानून के माध्यम से स्वतंत्रता में इजाफा, तो निषेध नहीं करते, रुकते नहीं, बल्कि आपकी स्वतंत्रता को और बढ़ा देते हैं। कानून के द्वारा आपकी स्वतंत्रता को सीमित कर किया जाता है, वो उचित प्रतिबंध है। ठीक, तो आपका जो बी है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 78, प्यारे साथियों, प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक, 78 देखिए, आधुनिक उदारवाद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? राजा के प्राधिकारों के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक, ये भी सही है। समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करना, ये कथन भी सही है। राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करता है, तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? बेहद महत्वपूर्ण, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब वो क्रांति की बात आप आएगी तो आप कार्ल मार्क्स लगा दें कि जो कि गलत है। इसका ये कथन है आपका लेनिन का। और लास्ट क्वेश्चन है कि अधिकार कानून तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। यह कथन किसका है? और बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, बेहद महत्वपूर्ण, परीक्षा में बार-बार पूछा गया आपसे। ये कथन है आपका बेंथम का, जेरेमी बेंथम उपयुक्तवाद का जनक हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। ये मॉडल पेपर नंबर 8, 8वां मॉडल पेपर है। इससे पहले हम लोग 7 मॉडल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, 5 ऑप्शंस वाले। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल पर विजिट करते रहिए, ताकि आपके लिए जो कंटेंट है आप उसका लाभ ले सकें। और पेड पीडीएफ के लिए अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।